नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज जो मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उनसे आप सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ स्मिता शर्मा हैं, जूम पर जुड़ रही हैं। स्मिता अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं और चर्चा में नियमित रूप से पार्टिसिपेट करती रहती हैं। स्मिता, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। हेलो सारे ऑडियंसेस को भी और स्टूडियो में मौजूद हमारे सारे दोस्तों को। और साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। और इसके अलावा बहुत दिनों बाद अवधेश आए हैं चर्चा में। अवधेश कुमार, अवधेश न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में हमारे सहयोगी हैं। अवधेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जो विषय हैं उनकी जानकारी शार्दुल देंगे। उससे पहले एक दो जानकारियां हैं जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनके लिए। एक तो बेंगलोर में हमारा सब्सक्राइबर मीट होना है 17 तारीख को, 17 जून को, और यहाँ पर आप अभिनंदन से मिल सकते हैं, मनीषा से मिल सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का जो कोलैबोरेशन है, इससे संबंधित भी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर ही आपको पता चलेंगे। तो जो हमारे बेंगलोर के आसपास के सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रूर वहाँ पर आएँ। ये नोटिस इसका जारी हो चुका है और इसमें रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। subscription@newslaundry.com पर आप अपना मेल भेज दीजिए, तो इसके ज़रिए भी आपको इस सब्सक्रिप्शन मीट में आने की सूचना दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारा जो नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, प्रेस फ्रीडम फंड, ये अभी चल रहा है। इसमें ज़रूर जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। जो सुर्खियां हैं उनके बारे में शार्दुल एक बार आप जानकारी दे दें हमारे श्रोताओं को, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो इस हफ्ते ये हफ्ता काफ़ी बिजी रहा खबरों के हिसाब से। तो पहली तो जब ये चर्चा पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हो रही थी, उसी दिन शुक्रवार को 2 जून को उड़ीसा के बालेश्वर में भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई। इसमें अमूमन 3 ट्रेनों की भिड़ंत हुई। हालांकि हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में क्या हुआ। अभी तक 288 लोगों के मारे जाने की खबर है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना में सभी प्रशासनिक दलों से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दुर्घटना इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग अपने परिवारजनों को, निकट संबंधियों को अभी भी ढूंढ नहीं पाए हैं या ये नहीं पता कर पाए हैं कि वो जीवित भी हैं कि नहीं। घटना के पीड़ितों के लिए कई सरकारों ने अलग अलग अपनी अपनी ओर से अनुदान की घोषणा की, तो इसमें भी एक राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने जो अनुदान की घोषणा की, उसमें बंगाल भाजपा की ओर से आरोप लगा कि 2000 के नोट दिए जा रहे हैं और ये काले धन को सफ़ेद करने की मुहिम है। तो इस पर भी राजनीति चालू है। बीते कल बृहस्पतिवार को यानी 8 जून को मुंबई से एक बहुत ही भयानक हत्या की सूचना आई। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 56 वर्षीय मनोज रमेश ने अपनी 32 वर्षीय लिव इन उनकी साथी थी विद्या, उनकी हत्या की। फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके उसको सबूत को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की। और ये मामला प्रकाश में तब आया जब लाश की सड़ांत लोगों ने आसपास करी, मतलब उन्हें महसूस हुई और उन्होंने पुलिस को इत्तला की। तो उन्हें रमेश को, जो आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के नए संसद भवन में अशोक के साम्राज्य के समय का अखंड भारत का नक्शा एक तरह से लगाया गया है, प्रदर्शित है वो। तो इस पर भारत के पड़ोसी देशों की तरफ से आपत्ति जताई गई उसमें, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ इलाके हैं, नेपाल में तथागत की जन्मभूमि लुम्बिनी का इलाका है, तक्षशिला का इलाका है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो अपनी अपनी ओर से उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा। कुछ ने आपत्ति थोड़ी ज़्यादा जोर शोर से दिखाई पाकिस्तान की। इसको थोड़ा सा समझेंगे स्मिता से एक बार, जल्द सुर्खियां हो जाएंगी तो। भारत में विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने स्पष्टीकरण दिया कि ये राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक नक्शा है और इसे ऐतिहासिक ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिखाया गया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, इस पे ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो स्मिता बताएंगी उस पर क्या देखना चाहिए हमें। एक थोड़ी अच्छी सी खबर है, कमी में आती हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ की सभी बड़ी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी। और हमारे श्रोता और जो भी समाचार सुनते हैं वो जानते हैं एमएसपी बढ़ाने की मांग किसान काफ़ी समय से कर रहे थे।
और सरकार ने इस निर्णय में लगभग 23 फसलों के दाम बढ़ाए हैं। और जिन श्रोताओं को जानकारी ना हो तो इसमें ग्रेड ए धान, अरहर, उड़द, कपास इस तरह की फसलें आती हैं। ब्रिटेन का एक थिंक टैंक है चैथम हाउस, उसने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए कहा है कि अक्साई चीन में चीन की सेना ने अपनी पोजीशन और सुदृढ़ कर ली है। और ये उन्होंने एक स्टडी की है कि आर इंडिया इन चाइना बाउंड फॉर अनदर बॉर्डर क्लैश। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले चीन की सेना के जो पड़ाव थे वहाँ वो बिखरे हुए से नज़र आते थे, लेकिन अब वहाँ पे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब दिखाई दे रहा है और चीनी सेना उसे खाली करने के मूड में किसी भी तरह दिखाई नहीं पड़ती। तो ये काफ़ी चिंताजनक खबर है। दुख की बात यह है कि भारत को वहाँ से पता चल रहा है, भारत की जनता को। अगली सुर्खी दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था लंबे समय से, उससे जुड़ी है। जो पहलवानों का प्रदर्शन था उसे 15 जून तक फिलहाल विराम दे दिया गया है। पहलवानों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की। अनुराग ठाकुर उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंटरनल जांच कमेटी का गठन होगा जिसकी अध्यक्ष एक महिला करेंगी, और कुश्ती संघ के चुनाव भी होंगे। जो पहलवानों ने मांग रखी थी कि ये काफ़ी लंबे समय से रहे हैं और इनके से जुड़े हुए लोग, उन्हें भी अभी मानने के लिए सरकार दिखाई पड़ रही है। तो इस वजह से 15 जून तक प्रदर्शन को उन्होंने स्थगित कर दिया है। एक सुर्खी है जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे, वो महाराष्ट्र और उत्तराखंड दोनों से जुड़ी है। घटनाओं में समानता है इसलिए मैं साथ बता रहा हूँ। एक सेकंड बस शार्दुल, ये इसमें जो आंदोलन है पहलवानों का, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से बता दूं। ये जो समझौता हुआ है 5-6 सूत्री जो समझौता हुआ है पहलवानों और उनके बीच में, उसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या बातें हुई। एक तो 15 जून तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे पहलवान अब। दूसरा, इस समझौते का बिंदु है कि दिल्ली पुलिस 15 जून के आसपास अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी इस मामले में जो जांच कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इसके अलावा जो 28 मई को संसद मार्च निकालते समय FIR दर्ज की गई थी पहलवानों के ऊपर, वो FIR वापस ली जाएंगी। इसका चौथा पॉइंट है जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एडहॉक कमेटी बनेगी, उसमें 2 कोचेस को शामिल किया जाएगा जो कि पहलवानों की सहमति से नाम तय किए जाएंगे। इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन एक ICC का गठन करेगी जो कि जिसके अध्यक्षता एक महिला करेंगी। और आखिरी इसका पॉइंट है कि जो भी कंप्लेनेंट्स हैं, जो 7 नाम आया था उसमें से एक जो माइनर कंप्लेनेंट थी उसने अपना विड्रॉ कर लिया है। बाकी जो 6 हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसके अलावा एक और बिंदु है जिसका मौखिक तौर पर अनाउंसमेंट किया गया, वो ये है कि 30 जून से पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का फिर से चुनाव होगा और उसमें जो ब्रजभूषण शरण और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, बाहर के नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी साथी थे उन्हें भी, परिवार के अलावा ये भी था उसमें, है ना, 30 जून तक। हाँ, 30 जून से पहले करना है। तो अगली सुर्खी महाराष्ट्र और उत्तराखंड से जुड़ी है, विषय में समानता है इसलिए मैं साथ बता रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के संगमनेर में सकल हिंदू समाज नाम की एक संस्था ने 6 जून को रैली निकाली, जिसके दौरान मुसलमानों के संस्थानों और उन पर व्यक्तिगत तौर पर भी हिंसक हमले हुए, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थोक के भाव हुई और घरों पर भी उन पर हमले किए गए। अच्छा, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी हुआ है। वहाँ एक नाबालिग लड़की का, जैसा कि खबर आई, अपहरण करने की कोशिश 2 युवक कर रहे थे, उनमें से एक युवक मुसलमान था। इसके बाद शहर में खुलकर काफ़ी सारी जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और उन्होंने शहर के सभी मुसलमानों को शहर 15 जून तक छोड़कर जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि वहाँ पे महापंचायत होनी है, उससे पहले चले जाइए आप। इसके बाद उन्होंने जो मकान मालिक थे, कई मुसलमान क्योंकि किराए पर भी रहते हैं, तो उनसे ये भी कहा कि अगर आपके किराएदार कुछ करेंगे तो मकान मालिक जिम्मेदारी दें। फिर दुकानों के बाहर पोस्टर भी इसी तरह की चेतावनी देते हुए लगा दिए गए। और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में भी हिंसा भड़क गई है और अभी
कल रात का जो अपडेट है उसमें 20 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कोल्हापुर में मोबाइल और इंटरनेट रोक दिया गया है प्रशासन की ओर से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। ये भी सांप्रदायिक तनाव की वजह से भड़का। तो ये जो वातावरण मुसलमानों के प्रति नफरत का वातावरण तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आज उस पर बात भी करेंगे। 2 हेडलाइन कनाडा से जुड़ी हैं। पहली, कनाडा में 700 भारतीय छात्रों को वहाँ से डिपोर्ट करने का आदेश वहाँ की सरकार ने दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये लोग झूठे एडमिशन लेटर्स लेकर वीज़ा लिया था इन्होंने, और इसलिए उन्हें वापस लौटना होगा। भारत के विदेश मंत्री ने ये ज़रूर कहा था कि उन्हें कनाडा की प्रक्रिया पर विश्वास है, वो काफ़ी फुल प्रूफ है, लेकिन उन्होंने जो भी मदद हो सकता है राजनीतिक धड़ों से, ये कहा गया है कि लड़कों की बच्चों की जो भी मदद हो पाएगी वो लोग करेंगे। कनाडा से जुड़ा जो दूसरी खबर है वो थोड़ी पेचीदा है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की एक झांकी बनाई गई और उसे एक सेलिब्रेटरी टोन में दिखाया गया, अच्छी चीज़ की तरह। भारत ने जाहिर तौर पर इस पर आपत्ति जताई और पहली बार शायद खुलकर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कनाडा में इस तरह के भारत विरोधी तत्वों को शरण मिलती है और वो शह उन्हें वहाँ की घरेलू राजनीति की वजह से दी जाती है। इस पर फिर कनाडा में की ओर से टिप्पणी आई कि भारत उनकी घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर इस स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी है कि कनाडा में खालिस्तानी भारत से भी ज़्यादा है। तो ये हमने पहले भी इस पर बात की है स्मिता, है ना? जी। तो आप अतुल कह रहे थे जैसे कि अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। देखिए, ये जो मसला है, ये दरअसल ये वाकया हमें बताया जा रहा है ये 4 जून का है, क्योंकि 6 जून को जो 39 साल पूरे हुए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जी। उसके पहले ये परेड निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी परेड थी, हम्म। जिसमें एक झांकी निकाली गई जिसमें सफेद कपड़ों में, ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में दर्शाया गया इंदिरा गांधी को। ये ब्रैम्पटन की बात है। हाँ। ब्रैम्पटन में आप दरअसल अगर कनाडा के आप पूरे जनसंख्या को देखें तो उसका 2.1% जनसंख्या प्रतिशत जो है वो सिखों का है 2021 के सेंसस के मुताबिक। और जो लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है कनाडा में वो दरअसल ब्रैम्पटन में ही है। इनमें से एक बड़ा तबका ऐसा है निश्चित रूप से जो प्रो खालिस्तान है, और ये इसके जो है एक बहुत लंबा इसका एक तरीके से हम कहें परिप्रेक्ष्य रहा है। जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम से एक संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है और वो हर दूसरे दिन, पता नहीं आप लोगों को टैग करते हैं या नहीं, कम से कम हम विदेश नीति कवर करने वाले जर्नलिस्ट को ट्वीट पे टैग कर करके हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि उन लोगों ने पिछले साल एक रेफरेंडम किया था खालिस्तान को लेकर, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि 1 लाख लोगों ने दस्तखत किया है ये कहते हुए कि खालिस्तान होना चाहिए। तो ये सिख फॉर जस्टिस की जो जड़ें हैं वो भी ब्रैम्पटन में ही मौजूद हैं। तो कनाडा की एक जो दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे, देखिए ऐसा नहीं है कि कनाडा में मौजूद पूरा का पूरा सिख डायस्पोरा प्रो खालिस्तानी है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा और ये लोगों को नहीं सोचना चाहिए। ये है एक छोटा तबका, लेकिन एक वोकल तबका है, और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो कनाडा के लीडर्स हैं, जिसमें हाल के दिनों में कुछ सिख डायस्पोरा से भी लीडर्स आए हैं, जगमीत सिंह है, लेकिन दूसरे भी जो माइनॉरिटी वोट बैंक की एक अहमियत बड़ी है वहां पर। कनाडा के लीडर्स इसको गलत तरीके से कॉन्फ्लेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिख डायस्पोरा का मतलब है खालिस्तान, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद कनाडा में जो लोग, जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये दरअसल कनाडा के राजनीतिज्ञों की गलती है। देखिए, इसकी शुरुआत तो 3-4 दशकों पहले से हुई थी। आज जस्टिन ट्रूडो वहां प्रधानमंत्री हैं, उनके पिता पियर ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से अपनी खून जिस तरीके से उनकी हत्या की गई 1982 में, उनके पिता पियर ट्रूडो को जाकर उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि किस तरीके से सेपरेटिज्म को हवा दी जा रही है कनाडा में मौजूद लोगों की तरफ से। तो उस वक्त से लेकर अभी तक वहां लगातार ऐसे कई अखबार हैं, 2002 में हो या कई बार कई ऐसे मौके आए जब वहां स्थित कुछ पंजाबी अखबारों ने गोरी इलस्ट्रेशंस किए, इंदिरा गांधी की मौत का जो है एक तरीके से जश्न मनाया। तो ये कनाडा के लीडर्स जिस तरीके से इसको कॉन्फ्लेट कर रहे हैं कि अगर हमें ये माइनॉरिटी वोट बैंक चाहिए तो हमें इसको जगह देनी होगी,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर ये गलत हो रहा है। टेरी मिलेस्की दरअसल एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट है जो आज लगभग 3 दशकों से वहां खालिस्तान को वो मैप कर रहे हैं और उस पर कवरेज कर रहे हैं। उनका मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, उनकी किताब भी आ रखी है खालिस्तान पर। वो खुद भी समझते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है स्क्रूड अप हो रखी है कनाडा की राजनीति। तो उन लोगों को समझना होगा, जो हम भारत में भी काफी बार कहते हैं ना कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हुए, जो ये पूरी बहस हमारे कोर्ट्स अदालतों में भी चल रही है, लेकिन हेट स्पीच के साथ आपको डिफरेंशिएशन करना होगा जब उसके सही मायने में कॉन्सिक्वेंसेज हो। तो ये आप अगर राजनीतिज्ञों को की तरफ से अगर वो सही नजरिया नहीं लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा डायस्पोरा खालिस्तान समर्थक नहीं है, आप इसको खालिस्तान के नजर से ना देखें अपनी माइनॉरिटी वोट्स जीतने के लिए। रिश्तों में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खटाई आई है। जस्टिन ट्रूडो भी जब पिछली बार भारत आए थे, बहुत विवाद हुए थे हाँ। उनके पूरे के पूरे विजिट को लेकर। अगर आपको याद हो, उनके साथ उनकी एयरक्राफ्ट में 2 ऐसे लोग आ रखे थे जो प्रो खालिस्तानी माने जाते थे, हाँ। जिनको भारत ने ब्लैकलिस्ट में डाल रखा था। तो लगातार अगर गलतियां कर रही हैं, जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को एक तरीके से लताड़ा है, मैं कहूंगी कि ये पहली मतलब ये सेंटिमेंट सही है भारत की तरफ से, क्योंकि वो जब मिलिंद देओरा ट्वीट करते हैं या जयशंकर उनको लताड़ते हैं, ये गलतियां बार बार अगर जब होती हैं, आप 1 या 2 बार आप मिस्टेक कर सकते हैं। कनाडा के हाई कमिश्नर भले ही ट्विटर पर जाकर कहें कि मैं कंडेम करता हूं इस तरह के परेड को, लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा को सोचना होगा कि अगर भारत जैसी एक इकोनॉमी के साथ आपको रिश्ते सुधारने हैं, सुदृढ़ रखने हैं, जिस तरीके से तेजी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको अपनी जो अंदरूनी राजनीति है ना, उसमें उनको अपना नजरिया बदलना होगा। ठीक बात। एक चीज़ इसमें और मैं समझना चाह रहा था स्मिता, कि भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है पर्याप्त प्रतिक्रिया है या उसमें कोई कुछ किसी तरह की आप कोर कसर देखती हैं? और दूसरा चीज़ कि अचानक से ये जो पूरा का पूरा मामला है, पंजाब का जो पूरा सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं, कुछ उथल पुथल सी हो गई है। कभी हम अमृतपाल का फिनोमेना देख रहे हैं, फिर कनाडा में देख रहे हैं, और ब्रिटेन में भी सिख डायस्पोरा जो है वहाँ पर भी इस तरह के एलिमेंट बहुत सारे काम कर रहे हैं। अचानक से ये क्या हुआ है कि जो लगभग अर्ली 90s में बेअंत सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे जो शांति आई थी, स्थापित हुई थी, उसके बाद से ये फिर से नए सिरे से सर उठा रहा है अलग अलग जगहों पर। मतलब अमृतपाल का जो पूरा फिनोमेना दिख रहा है सामने से कि ऑर्केस्ट्रेटेड है, एनिमेटेड है, बनाया हुआ, खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये डायस्पोरा में अलग अलग देशों में देख रहे हैं एक्टिविटीज़। ये क्या आपस में किसी तरह से जुड़ती हैं, और इसमें भारत सरकार की क्या एक बड़ी डिप्लोमेटिक भूमिका बनती है कि एक बहुत कलेक्टिव समग्र तरीके से इसको निपटा जाए, ना कि इसको बिट्स एंड पीसेस में ये आया इसको छू दो, ये आया उस पर बयान दे दो, इसको दबा दो, इसकी बजाय अब एक कलेक्टिव प्रयास की जरूरत है ताकि ये एक बड़ी समस्या फिर से न बन जाए? देखिए, समग्र प्रयास मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि नहीं है, क्योंकि ये मसला अगर आप देखें लगातार पिछले कुछ महीनों से, और हमने अमृतपाल सिंह के मसले पर बात भी की है न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में इसके पहले के एपिसोड्स में, खास करके ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जहां जहां, और अमेरिका में जैसे सैन फ्रांसिस्को वगैरह में, जहां जहां सिख डायस्पोरा ज्यादा है, वहां वहां ये सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों की कोशिशें, उसमें तेजी निश्चित रूप से आई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि देखिए, पंजाब के अंदर जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को प्रॉप अप करके कहने की कोशिश की जा रही थी कि शायद ये मामला जो है ये रिटर्न ऑफ द 90s है, रिटर्न ऑफ द डार्क मूवमेंट ऑफ द 90s है, उसे मैं नहीं मानती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अमृतपाल सिंह इतना बड़ा फिनोमेना था, या अभी भी खालिस्तान के पास इतनी बड़ी ताकत आ गई है कि या तो वो खुद चुनाव जीत ले पंजाब में, या तो वहां की लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया है उसको डीरेल कर दे। ये मुझे नहीं लगता कि इसे इतना एग्जैजरेट करना चाहिए। पंजाब के अंदर हालात अभी भी उतने खराब नहीं है जितना कि मीडिया के कई सारे तबकों में उसे बताया गया, दर्शाया गया। लेकिन देखिए, भारत के लिए अब ये है कि ये सारे मुल्क निश्चित रूप से ये आजाद मुल्क हैं। आप एक साथ एक डिक्टेट इन मुल्कों के लिए तो नहीं देख सकते हैं। सबके अंदरूनी जो है नियम कानून अलग हैं। भारत की तरफ से ये जरूर किया जा सकता है कि वो हाई कमिश्नर्स को तलब करें, और जो वो कर भी रहे हैं। जब जब हमारे ये तमाम कौंसिल जनरल्स पर हमने देखा हाल के दिनों में, वहां या तो अटैक्स हुए, वैंडलाइजेशन हुई, लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो हिंसक हो गया, भारत ने इसको कूटनीतिक स्तर पर जरूर उठाया है। लेकिन ये निश्चित रूप से जो है एक सीरियस मामला है, खास करके जो डायस्पोरा में, क्योंकि इससे जो बाकी लार्जर सेक्शंस ऑफ डायस्पोरा हैं उन पर इसका ना ब्लो बैक हो सकता है। ये उस हिसाब से खुद वहां की डायस्पोरा को भी चिंताएं करनी चाहिए कि अगर ये इस तरह की बातें होती रहीं
और रिश्तों में अगर दरारों की वजह वो बने, कनाडा के साथ मैं आपको बताऊं कि कनाडा में जब ये जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया था किसान आंदोलन पर, भारत सरकार ने, और बहुत मतलब सिंपल सा ट्वीट ही था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं था। भारत सरकार ने 6 महीने तक कनाडा के साथ कोई आधिकारिक मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उस वक़्त यहाँ कनाडाई हाई कमीशन बड़े दिक्कत में पड़ गई थी कि आखिर हम करें क्या? सारी की सारी मीटिंग्स कैंसल हो गई हैं। उसके बाद जाकर जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अपने आप को हम टोन ही रखेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। तो इस तरह के कूटनीतिक प्रोटेस्ट तो हो सकते हैं और कुछ निश्चित रूप से इसको और ज़्यादा स्ट्रांगली लिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिक्स फॉर जस्टिस जिस तरीके से इनको ये ओवरसीज़, क्योंकि सिक्स फॉर जस्टिस इंडिया में तो बैंड है, दूसरे संगठन इसको जो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, पंजाब के अंदर इसमें देखिए निश्चित रूप से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंदरूनी तरीके से जो कानून व्यवस्था के लड़खड़ाने की स्थिति बन रही है, क्या उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और एजेंडा वाले फैक्टर्स हैं, एजेंडा ड्रिवन फैक्टर्स है, जिससे कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, जिनको दिल्ली में तो उनके पास कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक फ्रंट लाइन स्टेट में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है, तो उनके खिलाफ एक माहौल जो है बनाया जा सकता है। ये सवाल निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये जो खालिस्तानी सेंटिमेंट जो इस वक्त इन इवेंट्स के जरिए देखा जा रहा है, वो पंजाब के अंदर अभी उस तरीके से एक्टिवली ट्रांसलेट नहीं होता है। मेरा बस यही अगला एक सवाल क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। शार्दुल और अवधेश, आप दोनों लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते जो खालिस्तान की समस्या है, भले मेरा सारा फोकस ये है कि आप इसको समस्या भले अभी इतनी बड़ी ना हो, लेकिन उसको बहुत हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हमेशा थर्ड स्टेट इन्वॉल्व रहा है। पंजाब की सारी समस्या की जड़ में ये था कि जितनी वहाँ की इंटरनल इंसर्जेंसी थी, उससे ज़्यादा वहाँ बाहरी, और पाकिस्तान का जब तक वो था तब तक एक बड़े उसमें दिखता रहा, और जैसे ही पाकिस्तान का फोकस वहाँ से शिफ्ट हुआ, कश्मीर की तरफ गया, वो डाई डाउन हो गई। तो ये हमको पता है कि लोकल लेवल पर उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये देखते हुए कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, तब अलर्टनेस की जो ज़रूरत होती है, उस लिहाज से मैं पूछ रहा था। उस पर शार्दुल और अवधेश, पहले आप लोगों की टिप्पणी और फिर आखिरी में अगर स्मिता उसमें कुछ जोड़ना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि एक तो जो आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहा ना, आईएसआई का जो हाथ होता था, इस समय आईएसआई अपने पचड़ों में फंसी हुई है, ये सबको पता है। दूसरा, पंजाब में 80 और 90 के दशक में भी जो सपोर्ट होता था, अब उतना भी नहीं है। तब भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था। लेकिन है क्या, जो हम कनाडा के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर रहे थे, या यूके, या जो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में जो काउंसिलेट पे हमला हुआ था, सोशल मीडिया ने सब तरह के धड़ों को ना एकजुट सा कर दिया, आवाज़ एक साथ हो जाती है, तो ये शोर ज़्यादा मच रहा है। कनाडा के बारे में जो आपने एक सवाल पूछा ना कि भारत सरकार क्या कर सकती है, जैसे स्मिता ने बताया, इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। देखिए, सब स्वतंत्र मुल्क हैं, डेमोक्रेसीज भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बना भी नहीं सकते। लेकिन ये कम से कम मैं सरकार से अग्री करता हूँ कि ये कड़ा रुख अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि जगमीत सिंह जो है, अगर आप उनके देखें लगातार स्टेटमेंट, और वो वहाँ पे मिनिस्टर हैं ट्रेडो की कैबिनेट में, वो लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, और वो ओपन समर्थक हैं पंजाब के विभाजन के, मतलब अलग होने के। हाँ, तो वहाँ पे घरेलू राजनीति में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत कड़ा रुख अपनाएगा तो कनाडा उसको जितना कर सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे एब्सोल्यूट फ्री स्पीच के कानून भी हैं। तो सिख फॉर जस्टिस जैसे यहाँ बैन है, वहाँ बैन होना इतना आसान नहीं है, जब तक वो कोई एक्टिव टेररिज्म उनके बॉर्डर्स के अंदर नहीं करते। तो अब वहाँ पे सेपरेटिस्ट इस तरह की मांगे आपस में भी लोग प्रोटेस्ट के नाम पे करते हैं। भारत में उसे बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा जाता है, कुछ लोग उसे सही या गलत मानते हैं, मैं उस पर जजमेंट नहीं पास कर रहा, मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। इसलिए सिख फॉर जस्टिस वहाँ पे मोबिलाइज कर पाता है लोगों को, बहसों में भी पड़ जाता है, आमने सामने कई बार मतलब खूब शोर शराबे वाले वोकल प्रोटेस्ट भी होते हैं, जैसे स्मिता बता रही थी, डायस्पोरा दूसरा भी इफेक्ट होता है। लेकिन तब भी इसका सपोर्ट जनता में उतना नहीं है जितना कनाडा स्पेसिफिक के पॉलिटिशियंस में बहुत है, क्योंकि उन्हें वो एक दिखता है अपने वोट साधने का तरीका, और जगमीत सिंह ने अपनी एक बनाई है इमेज और अपना एक वोट बैंक खड़ा किया है, और वो उस पर काम लगातार करते रहते हैं। पर मुझे भारत सरकार का रुख ठीक दिखता है, जैसा स्मिता ने बताया, अगर इस तरह का रुख अपनाते हैं हमारे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय, तो वो कनाडा को मैसेज चला जाएगा। अवधेश,
हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि एक तो ये अच्छी बात है कि भारत ने इस तरह का रुख अपनाया कि मतलब ये एक प्रथा ना बन जाए, क्योंकि आज ये सत्ता में है, कल को हो सकता है इनके अगेंस्ट में भी कुछ इस तरह का दूसरे देशों में हो। तो ये अच्छी बात है कि अपोजिशन में कभी जो सत्ता में थे आज उनका वहाँ विरोध हो रहा है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, और वो खुल के बोल रहे हैं इस बात पे। दूसरी बात, जैसे किसान आंदोलन था, हमने उसमें देखा था कई बार खालिस्तानी समर्थक का था, नारेबाजी हुई भिंडरेवाला के समर्थन में, इस तरह की चीज़ें हुई, बोला गया कि खालिस्तानियों से पैसा आ रहा है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो उस समय भी जो है पक्ष के लोगों ने भी विपक्ष के लोगों ने भी एक तर्क के साथ अपनी बात रखी, और उसको जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उसका अपना एक मतलब रखा सामने कि भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसका विरोध हुआ। तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने इस पे जो है एक्शन लिया है। ठीक बात है। स्मिता, कुछ और जोड़ना है आपको? अतुल, इसको मैं ये कहूंगी कि देखिए, अगर आपको याद हो, मोहाली में भी जो पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर एक आरपीजी अटैक हुआ था, जिसमें एजेंसियों ने कहा था कि ये 6 फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। कनाडा को ये समझना होगा कि एक तो भारत सरकार में आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी की जो विदेश नीति है उसमें भी एक मेजॉरिटेरियन और जो स्ट्रॉन्गमैन पर्सपेक्टिव है मोदी सरकार का, वो देखने को मिलता है। और उनके लिए ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर कारोबार वगैरह को लेकर जो है सरकार यहाँ पर कहती है कि ऐसे भी कनाडा के साथ जिस तरह से कारोबार हो सकता है उससे काफी कम कारोबार होता है, और एक ना एक पेज फंसे हुए हैं लगातार। अब छात्रों का मसला आपने उठाया, मैं उसमें झट से बोलूं। हाँ। ये जो छात्रों का मसला है, देखिए 700 लगभग ऐसे छात्र हैं पंजाब से, और ये इस वक्त सबसे बड़ा जो है रैकेट बताया जा रहा है। क्या हुआ है, ये छात्र गए थे कनाडा पढ़ाई करने के लिए 5 साल पहले। इन छात्रों का दावा है कि इन्होंने जिन कॉलेजेस में एडमिशन लिया, जब वो वहां पहुंचे तो उनको बताया कि वो कॉलेजेस ऑलरेडी ओवरबुक्ड है, उनको दूसरे कॉलेज या दूसरे कैंपस में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें वो पढ़ाई करते रहे। 5 साल बाद जब इन लोगों ने अभी वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के लिए अप्लाई किया, तब उनको बताया गया कि आपके जो ये डिग्रीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो फेक है। तो उससे भी कई सवाल, देखिए 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय छात्रों पर हमले होने लगे थे, नस्लीय हमले बताए जा रहे थे, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हमले बताए जा रहे थे, उसके पीछे भी जो वजह थी, अगर आप देखें, एक मशरूमिंग फेक एजुकेशन इंडस्ट्री, और वो दोनों तरफ से गलतियां हो रही थी। एक तरफ पंजाब के वो छात्र थे जो अपनी जमीन बेचकर, जो अपने ट्रैक्टर बेचकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए इन छात्रों को पता है कि इनमें उतनी मेरिट नहीं है कि वो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई कर सके, लेकिन इनके डॉलर ड्रीम्स हैं, वो चाहते हैं कि विदेश में जाकर बस जाएं। तो उसके लिए जो आसान मुल्क है, उनको लगता है कि कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। वहां जाकर किस तरह की मशरूमिंग हो रही थी इंस्टीट्यूट्स के, लोग जा रहे थे वहां फेशियल सीखने के लिए, हेयर कट सीखने के लिए। एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया जाकर कवर भी किया था। तो इसी तरह का रैकेट अगर कनाडा में भी चल रहा है, आप छात्रों के वीजास की हरासमेंट की हालत देखें, सेमेस्टर्स उनके मिस हो जा रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स की हालत देखें, अब 700 छात्रों को आप डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से जो है इसमें है एक्सट्रीमिज्म की आग। तो ये सारे अगर आप सिचुएशन को एक साथ लें, मुझे लगता है कि भारत कनाडा के बीच आज के जो रिश्ते हैं, ये दोनों मुल्क, आप भारत जो है G20 की आप प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, ट्रूडो साहब आएंगे यहाँ दिल्ली में इस साल, तो ये रिश्तों में कड़वाहट जो है आगे बहुत तेजी से बढ़ सकती है अगर इसके लिए जो है करेक्टिव स्टेप्स तुरंत ना लिए गए, खास करके कनाडा के अंदर, जहां तक वो फेक इंस्टीट्यूट्स पर रोक लगाने की बात हो, या पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर धालीवाल साहब भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एजुकेशन रैकेट चल रहा है। तो इसको आपको छांटना होगा, क्योंकि इसमें छात्र के उनकी जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और दूसरा एक बहुत बड़ा शैडो पड़ रहा है भारत कनाडा संबंधों पर। पंजाब में खैर ये पूरा एक इतना बड़ा पूरा वो जो डॉलर ड्रीम इंडस्ट्री है इतनी बड़ी है, वो एजुकेशन में भी है, इन जनरल भी है, लोग जाना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा भी जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, या जो जिनकी खेती वो इसलिए भी है क्योंकि अब वहाँ पे जॉब्स नहीं है। आज की तारीख में पंजाब में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, पंजाब में एक्चुअली जॉब्स की दिक्कत हो गई है। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो खेती का भी था, मेरे ख्याल से जो खेती का भी था, वो भी अपने पीक को टच करके और वो नेगेटिव साइड में चला गया है, लैंड की स्थिति खराब हो चुकी है। तो ये सब मतलब हम पिछले कितने सालों से सुन रहे हैं कि हरित क्रांति 2 होना चाहिए, नहीं हुआ है ना, और वो पॉसिबल नहीं है ना अभी, तो उस कंटेक्स्ट में, उस कंटिन्यूएशन में पॉसिबल नहीं है जो हरित क्रांति जिसकी बात की जा रही है। अर्दुल, आप क्या जोड़ना? मैं छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा था। आपने एक चीज़ और जोड़ी थी, वो आम आदमी पार्टी और सीमावर्ती प्रदेश से जुड़ी। तो मैं कह रहा था, देखिए मुझे नहीं लगता जितने स्टेप हमने उठाए, लेकिन आप नीतियों के विरोध में हो भले ही पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल के, मुझे नहीं लगता गृह मंत्रालय और सरकार जो
सीमावर्ती जो खतरे हैं उनको किसी भी तरह से हल्के में ले रही हैं। और आम आदमी पार्टी को भी ये देखना होगा, मुझे उनके बयानों से तो नहीं लगा, हो सकता है कुछ अक्षमता हो, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो जानबूझकर इस तरह के खतरे को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए उनकी इमेज, जैसा आपने कहा, अगर पहली बार उनके हाथ में प्रशासन आया, कानून व्यवस्था, और हालात अगर बिगड़े तो ये उनके पार्टी के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और भारत के लिए तो लाइक जनता के लिए वो किसी भी तरह से अच्छा होना उसका लाइक संभव ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते, एक और विषय हमारा आखिरी जो जिस पर हम विस्तार से थोड़ा बात करेंगे वो है उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना, लेकिन उससे पहले एक और विषय है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, और वो है भारत की जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। उसके अंदर जो दीवारों के ऊपर अलग अलग बहुत सारे म्यूरल्स लगे हैं, बहुत सारे चित्र बने हैं, उकेरे गए हैं। उनमें से एक चित्र है जो कि अखंड भारत बताया जा रहा है। अखंड भारत के इस चित्र को लेकर आस पड़ोस के 3 देशों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिनमें नेपाल है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। तो ये जो बातचीत है, ये बातचीत आप सुन सकते हैं इसके बाद पॉडकास्ट पर। वीडियो का हिस्सा हम यहाँ पर रोकेंगे। धन्यवाद।